नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों। एकम 10 भारत गौरव दूसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अंतिम वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, हमने आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, उनकी संस्कृति क्या थी, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। हमने यह भी जाना था कि हमारी आर्य संस्कृति कितनी पुरानी है। तो आज हम इसी आर्य जाति के विषय में थोड़ी बात करते हुए काव्य का हम प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थी भाइयों बहनों, आर्यों में खास बात मैं आपको यहाँ बताऊंगा जो आप शायद जानते हैं लेकिन याद नहीं है आपको। आर्य को जानना हो तो सबसे पहले 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद कहा है। हम वेदों की बात करते हैं, वेद 4 वेदों के नाम भी हमने देखे। चारों वेद उनमें रची गई विविध ऋषियों द्वारा जो ऋचाएँ है, संस्कृत में है चारों वेद, और उनकी जो ऋचाएँ है अर्थात काव्य पंक्तियाँ है, जो पंक्तियाँ है वह उसमें ऋषि मुनियों ने अपने पास जो भी ज्ञान था, जीवन के विषय में, व्यवहार के विषय में, समझो कि उनको आकाश के विषय में, ये अवकाश के विषय में, ये जो भी ज्ञान था उनके पास, उन्होंने सब ज्ञान को 4 वेदों में सम्मिलित किया और विषय के हिसाब से 4 विभाग किए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो 4 वेद हुए। आर्यों की दूसरी विशेषता की हम बात करें तो वर्णाश्रम व्यवस्था, विश्व में उच्च प्रकार की वर्णाश्रम व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र, 4 वर्ण थे और चारों वर्ण कार्य के हिसाब से समाज में जो कार्य करता था उसके हिसाब से चारों वर्ण बनाए गए थे। ब्राह्मणों का काम होता था सलाह सूचन, राज्य व्यवस्था में सलाह सूचन और शिक्षा का काम था। क्षत्रिय का काम था राज्य को संभालना और सुरक्षित रखना, लोगों की सुखाकारी के बारे में सोचना। वैश्यों का काम था व्यापार करना। क्षुद्रों का काम था समाज में जहाँ जहाँ स्वच्छता की आवश्यकता है क्षुद्रों का वह व्यवस्था संभालते थे। तो विश्व में सबसे उत्तम प्रकार की 4 वर्णों की व्यवस्था आर्य संस्कृति में थी। यहाँ 4 आश्रम भी है। मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष की मानकर ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम और वानप्रस्थाश्रम, अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो 25 वर्ष की आयु तक उसे ब्रह्मचर्याश्रम में रहना था। 26 से 50 वर्ष की आयु तक उसे गृहस्थाश्रम में रहना था। अब करना क्या था? संन्यास आश्रम 51 से 75 साल तक और 76 से 100 साल तक वानप्रस्थाश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम में विद्याभ्यास करना था, विविध प्रकार की कलाओं को हस्तगत करना था। गृहस्थाश्रम में जो कलाएं अभी तक, जो शिक्षा उसने अभी तक प्राप्त की थी, उसके आधार पर आमदनी प्राप्त करना था अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना था और भविष्य के लिए तैयारी करनी। यहाँ संन्यास आश्रम में क्या करना था? 50 वर्ष की आयु तक अर्थोपार्जन करने के बाद उसे
गृहस्थाश्रम में रहते हुए सन्यासी की तरह जीवन बिताना था। अर्थात मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यहाँ आर्यों में कहा गया है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान प्राप्ति। तो भगवान प्राप्ति के लिए संसार में रहकर उन्हें सन्यासी की तरह जीवन बिताना था और साथ में आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन भी देना था। 76 साल के होते ही उनको वानप्रस्थाश्रम अर्थात पूर्ण रूप से भगवान के भक्ति में उनको पूरा समय देने के लिए उनको यह कार्य करना था। तो जगत में उत्तम प्रकार की आश्रम व्यवस्था साइंटिफिक तरीके से की गई थी। तो ये जो लाक्षणिकता है, 4 वेद, 4 आश्रम, 4 वर्णाश्रम व्यवस्था, तो ये जो व्यवस्थाएं थी, आज के विवेचक अगर उसका अध्ययन करते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि उस समय के ऋषि मुनि कितने कुशाग्र बुद्धि वाले होंगे, जिन्होंने समय, जीवन और ये सब बातों का ध्यान रखते हुए, व्यवहार, ये सब बातों का ध्यान रखते हुए उत्तम प्रकार की व्यवस्था की थी। इसलिए आर्य संस्कृति विश्व की उत्तम संस्कृतियों में उसकी गणना की जाती है। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, इस काव्य के संबंध में मैंने बहुत सारी बातें आपसे की है। इन बातों को आप बारंबार सुनिए। अगर आपको थोड़ा और जानना हो तो आप हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में कई ऐसे पुस्तक हैं जिनमें आपको इसका ज्ञान मिलेगा। तो आप जब विद्यालय शुरू हो तब आप इन पुस्तकों को प्राप्त करके हमारी संस्कृति के विषय में आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अथवा इंटरनेट के माध्यम से भी आपको बहुत सारी जानकारी विकिपीडिया के माध्यम से आपको मिलेगी। आप और जानकारी प्राप्त करें, आपके पास अभी समय है। तो हमारी संस्कृति क्या थी, हम कैसे थे, अगर इस बात का को जानना है तो यह उत्तम समय है। आपके पास समय है, आपके पास, तो आप उसको जानिए और समझिए कि हम कैसे थे भूतकाल में और आज क्या परिस्थिति है, तुलना कीजिए। यही बात इस काव्य में भी कविश्री ने की है, मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। अब हम इस काव्य की ओर ध्यान देते हैं। मैं काव्य को एक बार शांति से पढ़ता हूँ, इसके बाद हम काव्य की पंक्तियों का अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थी भाइयों बहनों, यहाँ मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे
बैठ सकते थे कभी। यहाँ इस काव्य के अंदर मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत को भूलोक का गौरव कहा है, पृथ्वी का गौरव कहा है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, इस काव्य को समझने के लिए हम अगले वीडियो लेक्चर में जाएंगे। जय हिंद।